जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम काव्य शास्त्र संबंधी कॉन्सेप्ट के बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आज हम करने वाले 176 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा और आपके काफी कॉन्सेप्ट भारतीय काव्य शास्त्र से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। वैसे हम रस सिद्धांत को तो अभी हमने नहीं देखा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन या सामान्य परिचय पे बात किया और भारतीय काव्य शास्त्र में रस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। यहाँ पे भट्ट लोलट का नाम इससे पूर्व आपने सुना होगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस में करवाया कि भट्ट लोलट है, भट्ट नायक है, या इनके साथ आपने अनुमतिवाद, भोक्तवाद और जो है शैव दर्शन, सांख्य दर्शन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे रस निष्पत्ति यानी रस के विवेचन में भामा ने भी अपना योगदान दिया था, या जो है अभी हमने देखा भट्ट लोलट हैं, अभिनव गुप्त हैं और इनके अलावा भट्ट नायक भी हैं। तो उसी में रस निष्पत्ति के संबंध में जो भट्ट लोलट ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हमने आपको बताया था अभि से अभिनव है, तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब बात आता है कि अनुमति किसने दिया था, तो हमने कहा था अनुमति चित्र तुरंग न्याय, अगर याद हो आपको प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था, चित्र तुरंग न्याय यानी न्याय मीमांसा के तहत अनुमति किसने दिया था, शंकुक ने दिया था। तो आपको तुरंत याद आया, आपने इसको क्वेश्चन क्रॉस कर दिया। अब बचते हैं भट्ट लोलट का भुक्तिवाद होगा या उत्पत्तिवाद होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो भट्ट लोलट है, भट्ट लोलट जहाँ पे आएगा, लोलट ने जो है यहाँ पे ये उत्पत्तिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, आई थिंक उत्पत्ति को ही आरोप भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको अनुमिति जो है आचार्य शंकु का हो गया। भुक्तिवाद, भुक्तिवाद भट्ट नायक, तो आप इसको भुक्ति भट्ट ऐसे कुछ करके याद कर सकते हैं, यानी नायक कौन है, आदेश देता है, तो भुगतने वाला यानी भुक्त करने वाला यानी आवाज देने वाला, ऐसा करके नायक है। तो भट्ट नायक भुक्ति, अभिनव से अभिव्यक्ति, आचार्य शंकुक से अनुमितिवाद। ये वैसे जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन है और वैसे भी आप देखिए कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब निम्नलिखित पाश्चात्य जो साहित्य शास्त्री हैं उनको सिद्धांत से सुमेलित करना है, यानी पाश्चात्य जो भी साहित्य शास्त्री हैं उनके सिद्धांतों से उन्हें सुमेलित करना है। तो आइए, रिचर्ड है, अरस्तू है, टी एस इलियट है, कॉलरिज है, इनके कौन से सिद्धांत इन सिद्धांतों से इन्हें सुमेलित करना है। तो जैसे आइए, रिचर्ड, अरस्तू, इलियट, कॉलरिज, किसका अनुकरण सिद्धांत है, किसका निर्वैक्तिकता है, किसका कल्पना सिद्धांत है, मूल्य सिद्धांत है। यहाँ पे जीडीसी लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों के उनके सिद्धांत से अगर हम सुमेलित करेंगे तो साहित्य शास्त्रियों में आइए रिचर्ड जो है, आइए रिचर्ड का है मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अरस्तु अनुकरण। तो अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, रिचर्ड का है मूल्य सिद्धांत, टी एस इलियट का है निर्वैक्तिकता का सिद्धांत और कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत। इसमें आप कोई भी वो नहीं ले सकते छूट की, अगर एक भी सिद्धांत का नाम इधर उधर कर दे, क्योंकि ये ऐसे है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये देखना है कि आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, टी एस इलियट का निर्वैक्तिकता का सिद्धांत है और कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, यानी कविता जो है ये भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। हमने कविता के बारे में विस्तार से पढ़ा था और कविता के बारे में आपने देखा, रामचंद्र शुक्ल ने तो कविता क्या है निबंध में ही कविता को एक्सप्लेन कर दिया है। तो कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं बल्कि भाव से पलायन है और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे मुक्ति का नाम है। ये सिद्धांत आपने जो पढ़ा था, इलियट का उल्लेख आपको शायद जब कविता के संदर्भ में हम समझा रहे थे तभी ये मिला हुआ था। यहाँ पे इलियट महोदय का कहना है कि कविता जो है भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है। यदि आप ये समझो कि कविता में सिर्फ भावनाओं को हम स्वच्छंद रूप से प्रवाहित करते हैं तो ये बात गलत है। कविता भाव का स्वच्छंद नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम है। ये कथन पाश्चात्य विचारक इलियट का है। इलियट ने निर्वैक्तिकता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इलियट का सिद्धांत क्या है, निर्वैक्तिकता। यहाँ पे क्वेश्चन है, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशः, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशः, वेशानुरूपस्य गति प्रचारः। तो वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशः, वेशानुरूपस्य गति प्रचारः। औचित्य के संदर्भ में कहना किस आचार्य का है, तो ये कहना है आचार्य भरत मुनि का। ये आचार्य भरत मुनि कहते हैं वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशः, वेशानुरूपस्य गति प्रचारः। तो औचित्य संप्रदाय किसका है, आप ये ध्यान रख लीजिए कि औचित्य के संदर्भ में ये कहना आचार्य भरत मुनि का है। वैसे ये औचित्य संप्रदाय इनका नहीं है बल्कि औचित्य के संदर्भ में कहना है आचार्य किसका, भरत मुनि का। वयो अनुरूपा प्रथमस्तु वेशा, वेशोनुरूपा गति प्रचारा। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है, भामा, दंडी, जयदेव, वामन। तो ये है वामन की, यानी काव्यालंकार सूत्र जो है किसकी रचना, वामन की।
काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो काव्य अलंकार सूत्र वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर क्या लिखा है? वृत्ति लिखा है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय क्या माना जाता है? तो वामन का जो समय माना जाता है वो 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पे काव्य अलंकार सूत्र किसका है? काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। वामन ने स्वयं इस सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन ने रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है। इनका समय कब माना जाता है? 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। और भामा ने काव्य अलंकार लिखा है। जयदेव की रचना का नाम चंद्रालोक है और दंडी ने काव्य दर्श लिखा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेद दे कथन किस आचार्य का है? तो यहाँ पे हमें समझना है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, ये जो कथन है वो किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट। तो ये जो कहना है ये आचार्य दंडी का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद कथन आचार्य दंडी का है। ये कहना काव्यदर्श में उल्लेखित है। अन्य विवरण इस प्रकार है। अंगा आश्रित अस्तु अलंकारा मंतव्य कटकट विधि। तो यहाँ पे सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ये आचार्य वामन का कहना है। ननु शब्दार्थो काव्यम ये कहना है आचार्य रुद्रट का। अदोषो सगुणो सा अलंकारो चा शब्दार्थो काव्यम ये कहना किस आचार्य का है? यानी आदोषो सा गुणो सा अलंकारो चा शब्दार्थो काव्यम ये कहना किस आचार्य का है? तो ये कहना है हेमचंद जी का। अदोषो सगुणो सा अलंकारो चा शब्दार्थो काव्यम ये कहना है आचार्य हेमचंद का। और निर्दोषा लक्षणवती सुरीति गुणा भूषणाम, यानी निर्दोषा लक्षणवती सुरीति गुणा भूषणाम ये किसका कहना है? जयदेव का। इनके अलावा हृदय अलाहदी शब्दार्थ मध्य में काव्य लक्षणम ये कहना है आनंद वर्धन का। सहृदय यानी अच्छा हृदय और हृदय में जो आह्लाद हो इससे शब्दार्थ मध्य में काव्य लक्षणम आनंद वर्धन का कहना। बाकी वाक्यम रसात्मकम काव्य विश्वनाथ का कहना है। आधुनिकतावाद के सिद्धांत के बाद एक सिद्धांत का नाम आता है उत्तर आधुनिकता। तो उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है कि कला के संदर्भ में किसने जो इसका प्रयोग किया है। तो ये करने वाले जॉन बार्थ ल्योतार है, पीटर ब्रजर है, फ्रेडरिक जेम्सन है, इनका भी नाम जानते रहिए। बाकी उत्तर आधुनिकता ये क्वेश्चन कई बार आया है कि, लेकिन ये पूछा गया कि किसने दिया, कैसे? वैसे कला के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है जॉन बार्थ ने, ये चीज देखना है। व्यंग्य जीव है कवित्व में, व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। यानी व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग ये कहना किस आचार्य का है? मम्मट, कुलपति, भिखारीदास, प्रताप शाही। तो ये कहना है प्रताप शाही का और ये क्वेश्चन आया जीडीसी लेक्चरर में। देखिए व्यंग्य जीव है कवित्व में, व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग ये कहना है आचार्य प्रताप शाही का। और बाकी यहाँ पे देखिए रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक ना और ये भिखारीदास का कहना है। होत कवित्व में चतुराई जगत रम वस वोई कुलपति मिश्र का कहना है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लोंजाइनस, कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट। तो विरेचन अरस्तु का है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। लॉन्जाइनस के उदात्त का सिद्धांत, कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो लॉन्जाइनस उदात्त, कॉलरिज कल्पना का, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। विशिष्ट पदरचना रीति कथन किस आचार्य का है? विशिष्ट पदरचना रीति ये कथन किस आचार्य का है? वामन, लोलट, कुंतक, आचार्य आनंदवर्धन। तो ये आचार्य जो है आचार्य वामन का। विशिष्ट पदरचना रीति कथन आचार्य वामन का है। अन्य आचार्यों में देखें तो शब्दार्थों सहित तो वक्र, जहाँ पे वक्र कभी व्यापार शालिनी करके आ गया तो एक तो विशिष्ट पदरचना रीति ये कहना आचार्य वामन का है। शब्दार्थों सहित तो वक्र कभी व्यापार शालिनी कुंतक, सहृदय हृदय करके आह्लाद ये आनंद वर्धन का है। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। तो समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है और इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है, उपयुक्त मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है भामा की। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है, ये मान्यता है भामा का।
भामा जो कि अलंकारवादी, यानी इनका देखिए ये कहना है कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। वक्रोक्ति हो तो रमणीयता आएगी, कभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि रमणीयता आए, और क्योंकि इसके बिना कौन सा अलंकार संभव है, तो उपयुक्त मानता भामा का है। भामा जो कि अलंकारवादी प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, काव्यालंकार है, जबकि दंडी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, एक तो भामा अलंकारवादी हो गए, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार है, जबकि दंडी जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ काव्यादर्श है, और दंडी अलंकारवादी आचार्य है। उद्भट द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह है, ये अलंकारवादी आचार्य है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य है, इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, तो 38 माना है। उद्भट ने 41, दंडी ने 39 और वामन ने 32। तो यहाँ पे आपको समग्र वक्रोक्ति के आधार में रमणीयता के बारे में बात किया कि इसी से जो है अलंकार से ये संभव है। भामा के बारे में अलंकारवादी ये भी जान गए आप, काव्यालंकार इनकी रचना है, और दंडी की रचना का नाम काव्यादर्श है, और दंडी भी यानी भामा है अलंकारवादी तो दंडी भी अलंकारवादी है। उद्भट जो है इनका काव्यालंकार सार संग्रह है, तो काव्य में ही अलंकार। अच्छा, एक चीज आप ये भी देखेंगे इनकी रचनाओं का नाम भी इसी से है, जैसे भामा का अलंकारवादी है ना, तो काव्यालंकार, ऐसे ही काव्यादर्श काव्य के आदर्श के रूप में दंडी का हो गया। इनके अलावा उद्भट जो है उनका भी काव्यालंकार, लेकिन इनका सार संग्रह करके ये भी अलंकारवादी हैं। और कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है, इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी, कि भामा अलंकार को मानते 38 अलंकार होता है, तो उद्भट मानते नहीं 41 होता है, दंडी मानते नहीं 39 होता है। तो भामा 38, उद्भट 41, दंडी 39, वामन 32 और कुंतक 20। तो जितने भी अलंकारवादी आचार्य अलंकारों की संख्या भी अलग अलग मानते हैं। ये नहीं कि आपने भामा का 38 याद रख लिया और पता लगा उद्भट का 41 याद ही नहीं है, पता लगा आपको मिलाने के लिए दे दे कि भामा ने कितना दिया, वामन ने, कुंतक ने, उद्भट ने, तो फिर वो संख्या गलत हो जाएगा। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है, यानी अभिनव गुप्त के काव्य विद्या गुरु के रूप में किसे माना जाता है, भट्टनायक, आनंदवर्धन, भट्टौत या भट्ट लोलट या श्री शंकु को। तो वैसे भी अभिनव का हमने अभिव्यक्तिवाद की बात की थी, और अभिनव गुप्त के यहाँ पे काव्य विद्या गुरु के नाम के बारे में पूछा गया कि वो किसको मानते हैं। तो अभिनव गुप्त जो है काव्य विद्या गुरु भट्टौत को मानते हैं। अभिनव गुप्त जो है अपने काव्य विद्या गुरु भट्टौत को मानते हैं। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से लिखा, ठीक है, एक तो अपने काव्य विद्या गुरु भट्टौत है इनके। फिर अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका किस नाम से लिखा, अभिनव भारती नाम से, और ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिखा। और इनके अलावा काव्य कौतुक की टीका काव्य कौतुक विवरण नाम से की, जबकि भरत मुनि के रसूत में आए संयोग एवं निष्पत्ति का आधार मानकर भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, और भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत तथा श्री शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया, और आनंदवर्धन है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक, तथा भट्टौत के काव्य कौतुक नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने की। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से क्रमशः, अब देखिए ये वही वाला है जो पंचम वेद बना था, हर एक वेद से क्या लिया गया, इसलिए ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना जरूरी था। तो बताया गया था ना, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से कुछ ना कुछ लिया गया। ऋग्वेद से पाठ लिया गया, और जो है यजुर्वेद से अभिनय लिया गया। गान तो आपने जीएस में बहुत बार याद किया होगा कि सामवेद से गान लिया गया था, और अथर्ववेद से रस लिया गया। तो पाठ है ऋग्वेद से पाठ है, अभिनय है यजुर से, यजुर अभिनय, साम गान, गान साम, और रस अथर्व से। ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं, और ऋग्वेद 10 मंडल 10,462 ऋचाएं होती है। चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके का संकलन है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, अभिव्यंजना मानसिक चित्र है, साझानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र है, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। तो इन्हें हमें समझना है कि अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति जरूरी है, ये सही नहीं है। अभिव्यंजना ही मानसिक चित्र है, बिल्कुल सही है। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना, यानी सहज अनुभूति जो है वही बेसिकली अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना मानसिक चित्र है। और इनके अलावा कहा गया कि शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के ही उपकरण मात्र है, यानी शब्द है, रेखा है, चित्र है, ये सब एक तरीके से अभिव्यंजना का ही प्रकटीकरण रूप है, और अभिव्यंजना ही कला का रूप भी है।
अभिव्यंजना के विषय में कथन अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति जरूरी है, सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना जो है वो मानसी चित्र है, सहजा अनुभूति ही अभिव्यंजना है, शब्द रेखा चित्र आदि ये सभी जो है, यानी अभिव्यंजना के विषय में कथन क्या है, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति जरूरी है, सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है, शब्द रेखा चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अभिव्यंजना ही कला का रूप है, ये सभी कथन सही है। अभिव्यंजना का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेदेत्तो क्रोचे ने दिया। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ एस्थेटिक है, इसके दो भाग है। पहले भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध स्वीकारते हैं तथा अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया भी बताते हैं। काव्य ग्राहम अलंकारात सूत्र किसका है? काव्यम ग्राहम अलंकारात सूत्र किसका है? भामा, उद्भट, दंडी, रुद्रट, वामन। तो यहाँ पे समझना है काव्यम ग्राहम अलंकारात सूत्र जो है वो किसका है? वो वामन का है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया, किंतु रीति वर्णन में अनेक विचार उपलब्ध होते। वामन ने सौंदर्यम अलंकार कथन कहा है। काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावते, काव्य हेतु के संदर्भ में ये उक्ति आचार्य भामा की है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है? अनुकरण का क्या मतलब है? नवसृजन, कला का हेय रूप, असंभव प्रकृति की हुबहू नकल की नकल। तो ये है नवसृजन। अरस्तु के अनुसार अगर माने तो अनुकरण का मतलब है नवसृजन। अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसृजन है। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है, यानी अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार किस चीज का करता है? गणराज का, काव्यशैली का, आत्मा का, पाचन तंत्र का, अंतर्वृत्तियों का। तो ये है अंतर्वृत्तियों का। अरस्तु के अनुसार विरेचन जो है ये अंतःवृत्तियों का परिष्कार करता है। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में दुखांतक, त्रासदी का विरेचन किया है। अरस्तु ने पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ का नाम है पेरिपोइथकेस, तेकनेस, रीतिरोकेश। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समन्वतः पूर्वा अस्तम्य भावम जग दूर परे भाक्त पुस्त मने। ये कथन इनमें से किस आचार्य का है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि निरति बुधैर्य समामनात् पूर्व अस्तव्यम भावम जग दूर परे भाक्त महुस्त मनवे। ये कथन जो है इसमें से किसका है? वामन का, आनंदवर्धन का, अभिनवगुप्त का, मम्मट का। तो ये कहना है इसमें आनंदवर्धन का। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्य, ये कहना है ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता जो है आचार्य आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया। आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना। देखिए वक्रोक्ति के कई भेद है, लेकिन आचार्य कुंतक ने इसमें पूछा कि किसको भेद नहीं माना? पद पूर्वार्थ को, कल्पना वक्रता को, प्रबंध को, वर्ण विन्यास को। तो इसमें जो कल्पना वक्रता है इसको आचार्य कुंतक ने जो है वक्रोक्ति का भेद नहीं माना। पद पूर्वार्थ को माना, वर्ण विन्यास को माना, प्रबंध वक्रता को माना। पद पूर्वार्थ, वर्ण विन्यास, प्रबंध वक्रता के लिए कल्पना को नहीं माना। आचार्य कुंतक ने कल्पना वक्रता को वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। किसने? आचार्य कुंतक ने। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कुल 6 भेद है, जो वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, प्रबंध वक्रता है। तो आचार्य कुंतक के अनुसार क्या है? कल्पना वक्रता ये वक्रोक्ति का एक भेद नहीं है। बाकी जो 6 भेद है उसमें वर्ण विन्यास है, पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध भी है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है ना कि 6 भेद में कौन कौन से आते हैं, और 6 भेद में कुंतक ने किसको नहीं माना है? तो वर्ण के विन्यास के बारे में, पद के पूर्वार्ध के बारे में, पद के परार्ध के बारे में, वाक्य का वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, ये सभी को माना है। औदात्य सिद्धांत के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरियुपशस है। बालेता औदात का आवश्यक तत्व होता है। भावावेश की तीव्रता औदात का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमा में रचना विधान औदात का महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें देखिए औदात्य सिद्धांत, इसके संबंध में बाल्यता जो है औदात्य का आवश्यक तत्व है। औदात्य सिद्धांत के संबंध में बाल्यता जो है ये औदात्य का आवश्यक तत्व है। ये कथन सही नहीं है। बाल्यता जो है उदात्त का विरोधी होता है, यानी उदात्त जो है उसका विरोधी बाल्यता होता है। लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरियुपशस है। भावावेश की तीव्रता औदात्त का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है, यानी भाव के आवेश में आके कोई भी चीज जो औदातीकरण है वो उसका अंतरंग पक्ष है।
गरिमा में रचना, विधान और दत्त का महत्वपूर्ण तत्व है। उक्त तीनों कथन और दात्त सिद्धांत के संबंध में सही है, यानी बाल्यता नहीं है, बाकी सब सही है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है? मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, एक शोषक है, एक शोषित है। और मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। देखिए, वो क्रांति के माध्यम से कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, एक तरफ शोषक वर्ग है, एक तरफ शोषित होने वाला वर्ग है, और जो शोषक वर्ग है वो हमेशा शोषण कर रहा है निचले वाले तबकों के, इसके लिए क्रांति जरूरी है। लेकिन मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया, ये गलत है। मार्क्स के अनुसार ये है कि श्रम और वर्ग संघर्ष होना चाहिए ताकि लोगों को उनका अधिकार मिले, इसलिए इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हम देखते हैं। और मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया, ये गलत है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में ये गलत है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्य में दो वर्ग मानता है, एक शोषण वर्ग है, एक शोषित तबका है। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं कि क्रांति लोगों में आनी चाहिए। उक्त तीनों कथन कार्ल मार्क्स और विचारों के बारे में सही है। काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इसमें सुमेलित नहीं है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तद्दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनालंकृति पुनः क्वापि। तो काव्य लक्षण के एवं लक्षणकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये जो है सही नहीं है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामा ने दिया, बिल्कुल सही है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ के है। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनालंकृति पुनः क्वापि मम्मट का है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, शब्द प्लस अर्थ सहित भामा ने कहा था, वाक्यम रसात्मक विश्वनाथ का है। तद दोषो शब्दार्थो, जहाँ पे शब्द प्लस अर्थ लेकिन गुण और अलंकार भी चाहिए, वो मम्मट का है। और रमणीयार्थ वाला इसे पहले भी पढ़ा था, पंडित जगन्नाथ का है ना। तो ये देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादका जो है दंडी काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं, एक काव्य लक्षण पंडितार्थ जगन्नाथ द्वारा है। दंडी जो है, इन्होंने कहा था शरीरम ताव, हमने कहा था ना कि दंडी ने डंडे से क्या किया, शरीर को छिन्न भिन्न किया। अब आपको कुछ तो याद हो गया होगा, जैसे वाक्यम रसात्मकम विश्वनाथ का है, जहाँ पे तद दोषों में जो जहाँ पे शब्द और अर्थ गुण और अलंकार सब कुछ चाहिए, तो मम्मट का है। दंडी जो है इस तरीके से शरीर को छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं, और जहाँ पे शब्दार्थों सहितो यानी शब्द प्लस अर्थ के सहित काव्य की बात करें, वो भामा का है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यात् वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासा इति हेतुस्त उद्भवे। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य हेतु वेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। ये काव्य हेतु विषय को उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो ये कहना है मम्मट जी का। ये काव्य हेतु विषय जो मत है वो आचार्य मम्मट का है। सामान्यतः प्रतिभा अभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु यानी काव्य का कारण या साधन माना जाता है। रुद्रट ने जो है रुद्रट ने प्रतिभा के सहजा और उत्पादया दो भेद किए। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य वामन की उक्ति है, लोको विद्या प्रक्रीड से काव्यंग गति। ज्ञातव्य कि वामन ने काव्य हेतु के स्थान पे काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। काव्यम यशस्य अर्थाकृते व्यवहार विदे शिवत रक्षते सद्या पर निर्वर्ते कांथा समित तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन विषय को उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? भामा, वामन, मम्मट, भरत। तो ये है मम्मट का है। यानी काव्य प्रयोजन के संबंध में अगर देखिए, काव्य यशस्य अर्थाकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, ये कहना है मम्मट का, है ना। तो काव्य यशस यानी काव्य से यश भी मिले, अर्थ भी मिले, व्यवहार हो, शिव रक्षते हो, ये जो कहना है वो मम्मट जी का है। और इनके अलावा भामा का ये कहना है, करोति कीर्ति प्रीतिम चा सदु काव्यम निवेशनम। ते भामा का कहना है, करोति कीर्ति प्रीति चा सदु काव्यम निवेशनम, और काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, ये कहना वामन का। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द शक्ति के बारे में, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्द रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रत्ययमानार्थ कहते हैं।
इसमें बताया ना कि सब शक्ति के बारे में आपको बताना कौन सा सही नहीं है, बाकी तो 3 सही है सब शक्ति के बारे में। तो मम्मट ने जो है सब शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया, ये चीज गलत है। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, बिल्कुल सही है। यानी शब्द की शक्ति जो है उसके अंदर जो अंतर्निहित अर्थ है उसको व्यक्त करने का व्यापार है। और अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्द अभिधा में रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रत्ययमानार्थ भी कहते हैं। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति के संबंध में ये कथन सही नहीं, क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का तथा विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। चिक्करई दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर भरे मनहरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे कंठ कंठे ही मरकट विकट भर बहु कोटि कोटिन धावई जयराम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गन गावई। इन पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य। तो ये ओज गुण है। प्रश्नोक्त पंक्तियों में ओज नामक काव्य गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहते हैं। ये गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। जिससे आपको ये पता चले ना कि उत्साह या उमंग का संचार होता है उसे ओज गुण कहते हैं। तो ये गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग भी होता है। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? 3, 6, 2, 4। तो इसमें हम देखें तो काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि जो पढ़ने और सुनने योग्य, वो श्रव्य है। श्रव्य काव्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य का नाम क्या है? इसमें आचार्य क्षेमेंद्र। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5, 3, 4, 2। तो ये है 3। शब्द की शक्तियां वैसे 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। जो साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करे उसे अभिधा कहते हैं। लक्षणा किसको कहते हैं? तो मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि के प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उसे लक्षणा कहते हैं। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ को बोध ना हो मुख्यार्थ से और ना ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट हो, वहां पे व्यंजना होता है। सौंदर्यम अलंकारा किस आचार्य का कहना है? सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का ये कथन है? तो ये कहना है वामन का। सौंदर्यम अलंकार आचार्य वामन का कथन है। निम्नलिखित आचार्य में उनके कथन में देखें तो आचार्य और कथन दंडी जो है, शरीरम तावदिष्टार्थ यानी शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नः पदावली। भामा का कहना है शब्दार्थों सहितो काव्य। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? रिटोरिक, इलियड, पेरिप्लस, एपिनिका। तो निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अरस्तु का ग्रंथ है रिटोरिक। रिटोरिक जो है अरस्तु का ग्रंथ है। इनके द्वारा जो है रचित अन्य ग्रंथ कौन कौन से? रिटोरिक के अलावा जो है पेरिपोइथकेस है, टेक्नेस है, रिटोरिकेस है, वसीयतनामा है। पेरिप्लस के लेखक लोंजाइनस, इलियड जो है होमर। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? धार्मिक व्याख्या, नीतिपरक, राजनीतिपरक, कलापरक। तो यहाँ पे देखिए विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीतिपरक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने धार्मिक, नीतिपरक, कलापरक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किया है। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो होमर है। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इनकी प्रमुख कृति का नाम है इलियड तथा ओडिसी। लेखक ग्रंथ में प्लेटो, इनका यौन और लाज है। अरस्तु का पेरिपोइथकेस। जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहां पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? पर्याय वक्रता, संतृप्ति वक्रता, विशेषण वक्रता, प्रत्यय वक्रता। तो ये जो होता है ये प्रत्यय वक्रता। जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहां पर प्रत्यय वक्रता रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कहना है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, जगन्नाथ, हेमचंद कुंतक। तो यहाँ पे हम देखें वाक्यम रसात्मकम, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है।
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का कहना है। इनके प्रमुख ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती, परिणय नाटिका, विलास महाकाव्य है। पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार प्रतिपादका शब्दा काव्यम, आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य हेमचंद का अदोसो सगुणो सा अलंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, लोनजाइनस। तो ये कौन है? प्लेटो है। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। इनकी अन्य रचनाओं में इयॉन है, क्रॉतलूस है, फेदरूस है, लॉज है, जबकि अरस्तु ने पेरिपोइथकेस तथा लोनजाइनस ने पेरिप्सिस नाम का ग्रंथ भी लिखा है। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? आचार्य भामा, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट। तो वक्रोक्ति जो जीवितम है इसके लेखक आचार्य कुंतक हैं। आचार्य भामा काव्यालंकार, आचार्य वामन काव्यालंकार सूत्र, आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि, भट्टलोलट, मम्मट, अभिनवगुप्त का। तो इसमें है भट्टलोलट का। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का मत है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि तथा अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखा। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानो मदन दुदुम्बी देनी, मनसा विश्व विजय कह केनी। ये पंक्तियां किस गुण का उदाहरण है? तो ये है माधुर्य गुण, है ना। प्रश्नगत काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण का उदाहरण है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था उपनागरिका वृत्ति होती है। ये वैदर्भी रीति से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार, करुण, शांत रसों की योजना होती है। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकती। ये कौन सी सब शक्ति काम कर रही है? यहाँ पे कौन सी सब शक्ति काम कर रही है? लक्षणा, तात्पर्य, अविधा, व्यंजना। तो ये है लक्षणा। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। इस पंक्ति में लक्षणा सब शक्ति काम कर रही है। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा और रूढ़िया लक्षणों के सारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाए वहां लक्षणा होता है। भाषा शैली की दृश्य श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृश्य निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? पद्य, गद्य, महाकाव्य, चंपू। तो ये जो महाकाव्य ये नहीं है। पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू। तो महाकाव्य भाषा शैली की दृश्य श्रव्य काव्य नहीं है। भाषा शैली की दृश्य श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, जो पद्य काव्य, गद्य है और चंपू है। ईश्वर मर गया ये घोषणा किसने की? सात्र, ईगल, निश्चय, मार्क्स। तो ये किसने किया था? निश्चय ने। ईश्वर मर गया ये घोषणा निश्चय ने की। निश्चय के दर्शन के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है। निश्चय का मानना है कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने के बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी है। यूनानी विद्वान हेरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे और इनमें से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है? यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकी है। ये तर्क संगत विधा है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष है। ये आदर्श मूलक विधा है, ये इतिहास वैज्ञानिक विधा है। तो यहाँ पे ये आदर्श मूलक विधा है, ये जो है सही नहीं है। यूनानी विद्वान हेरोडेटस द्वारा निर्धारित इतिहास के 4 लक्षणों में ये शामिल नहीं है। ये मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकी है, सही है। ये तर्कसंगत विधा है, तर्क और निष्कर्ष पे है, तथ्य और निष्कर्ष पे सही है। इसमें वैज्ञानिक इतिहास वैज्ञानिक विधा अर्थात इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। हेरोडेटस ने इतिहास के 4 लक्षणों में से शामिल किया है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः भाव होता है, समास का भाव होता है, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, इसमें टा वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो इसमें माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें टा वर्ग के व्यंजन रहते हैं, ये सही नहीं है। इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः भाव होता है, समास का भाव होता है, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। इसमें टा वर्ग के व्यंजन रहते हैं, ये कहना माधुर्य गुण के संबंध में सही नहीं है। शेष इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः भाव होता है, समास का भाव होता है तथा इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। माधुर्य गुण के संबंध में सही कथन है। ओज गुण का संबंध किस तरह से है? रौद्र, शांत, श्रृंगार, करुण। तो ये रौद्र से है। ओज गुण का संबंध रौद्र से है, जबकि श्रृंगार, करुण तथा शांत ये माधुर्य गुण के तहत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के तहत आता है? कौन सा अर्थ दोष के तहत आता है? कष्टार्थत्व, अप्रयुक्तत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व। तो ये कष्टार्थत्व। कष्टार्थत्व अर्थ दोष के तहत आता है, यानी किसके? कष्टार्थत्व जो है अर्थ दोष के तहत आता है, जबकि न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष तथा अप्रयुक्तत्व दोष शब्द दोष के तहत आते हैं। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? कंता के समान उद्देश्य, अमंगल का नाश, यश प्राप्ति और लोकातीत आनंद। तो यहाँ पे हमें समझना है कि मम्मट के काव्य प्रयोजन में लोकातीत आनंद शामिल नहीं है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल है। उसमें क्या क्या है? यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर यानी अकल्याणकारी छठे, सद्यापन निवृत्ति और कांता सम्मति उपदेश।
काव्यमेषस् अर्थकृते व्यवहार विधे सुरक्षते संज्ञा परिनिवर्ते कांता सम्मतियो उपदेशा। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन से हैं? तो प्रयोजनवती लक्षणा के गौड़ी और शुद्धा दो भेद होते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हैं, गौड़ी और शुद्धा। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है, जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई। इस वाक्य में हम तलवार का तलवार ही करके रह जाते हैं तो अर्थ में बाधा पड़ती है, अतः जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ लिया जाता है वो प्रयोजनवती हुई। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल कथोपकथन कथानक चरित्र, तो ये है कथानक के द्वारा। प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध रचना, ये सर्गबद्ध वृतांत वाले विस्तृत होते हैं। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आश्रित उसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलता है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती है। जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य भी होता है और खंड काव्य भी होता है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये विचार किसका है? ये विचार किसका है? ये वर्ड्सवर्थ का है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये विचार वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स प्रसिद्ध कृति है, इसे स्वच्छंदवादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? जो घटनाएं हो चुकी हैं नाटक में अगर उसकी सूचना कोई दे रहा है तो उसको विदूषक, सूत्रापधार, विस्कंभक, उद्घोषक क्या कहते हैं? उसको विस्कंभक कहते हैं। बीती या जो भावी घटना उनकी सूचना देने वाले को नाटक में विस्कंभक कहते हैं। विदूषक हंसाने वाला एक पात्र होता है, उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देता है और दूसरी तरफ उसमें कटु सत्य का पुट भी होता है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी करता है, कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक भी कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मम्मट, कुणाक, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, तो ये है आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका भी लिखा। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तत्वों को मान्यता देता है? तो किनको देता है? वस्तु, नेता और रस को। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न, निमित्तार्थ, फलागम, कार्य, तो यह कार्य। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियतार्थ, प्रत्याशा। प्रारंभ में ये कथा संगठन या कार्यावस्था के भेद होते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसादोज, ये माधुर्य है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। माधुर्य काव्य गुण को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। ये गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य जो है माधुर्य गुण से युक्त होता है। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन, भाव का, ज्ञान का, तमाम सांस्कृतिक कर्म का, तो ये तमाम सांस्कृतिक कर्म का। देरिदा जो है ये लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। देरिदा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें विखंडन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनके विशाल लेखन कार्य का साहित्य की और यूरोपीय दर्शन पर गहन प्रभाव है। देरिदा को सबसे अधिक पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? एफ.आर. लिविस, वॉद्रिया, फ्रांसुआ ल्योतार, फ्रेडरिक जेमसन। देखिए एफ.आर. लिविस उत्तर आधुनिकतावाद चिंतक नहीं है। अन्य चिंतक फ्रांसुआ त्योहार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेमसन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक है। तो कौन नहीं है? एफ.आर. जो लिविस है ये उत्तर आधुनिकवाद चिंतक नहीं है। बाकी जो फ्रांसुआ त्योहार है, बौद्रिया है, फ्रेडरिक जेमसन है, ये सब हैं। उत्तर आधुनिकतावाद वही 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र, आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसे अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद की चुनौती दी उसको और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधारा एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकार और वस्तुनिष्ठता के विरुद्ध संशयवाद, व्यक्तिपरक और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो गया। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? प्लेटो की पेरिपोइथेसिस, रिपब्लिक, इयोन और पोलिथेये, तो ये है पेरिपोइथेसिस जो है ये प्लेटो की रचना नहीं। इयोन भी है, पेलिथोइये भी है, रिपब्लिक भी है। तो पेरिपोइथेसिस जो है प्लेटो की रचना नहीं बल्कि ये रचना किसकी है? अरस्तु की। इयोन है, रिपब्लिक है, पेलिथोइयो है। अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? तो अरस्तु का कौन सा है? पेरिपोइथेसिस है। अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ पेरिपोइथेसिस है। पेरिप्सस नामक रचना जो है वो लॉन्जाइनस का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक रचना कॉलरिज का है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता था। काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। ये कहना किसका है?
अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज, लॉन्जाइनस, तो ये कहना है प्लेटो का। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी का यानी ट्रेजेडी का सिद्धांत भी है इनका, और इसके लेखक कहते हैं कि हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य जो है वो वास्तविक सत्य नहीं होता, यानी जो हम काव्य के सत्य को वास्तव में मान ले कि यही सत्य है वो सही नहीं है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का मतलब क्या होता है? प्रकृति का नकल करना या किसी की कॉपी कर लेना, वस्तुपरक अंकन। तो जो अरस्तु अनुकरण का मतलब मानते हैं कि अनुकरण सबके बस की बात नहीं होती है, तो अनुकरण सिद्धांत को एक तरीके से वो पुनः सृजन मानते हैं कि कुछ तो नई चीजें उसमें सृजित की जाएगी। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना? कि जो काव्य है वो प्रकृति की यानी नेचर का जो है अनुकरण किया गया, अरस्तु, इलियट। तो अभी हमने अरस्तु के बारे में भी पढ़ा कि इन्होंने अरस्तु जो है काव्य सृजन में ये मानते हैं कि नहीं, अरस्तु जो है जो अनुकरण है उसको मानते हैं एक तरीके से वो नकल ही नहीं पुनः सृजन है। तो काव्य की प्रकृति की अनुकृति वो किसने माना? अरस्तु ने। काव्य की प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना। इनकी रचना पेरिस पोएट केस है, प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, इलियट की रचना द सेक्रेड वुड है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता ये कहना किसका है? रिचर्ड, अरस्तु, प्लेटो, इलियट। तो चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता ये कहना अरस्तु का है। रिचर्ड अर्थमीमांसा सिद्धांत की प्रवर्तक है, प्लेटो की रचना सिंपोजियम है, इलियट की रचना लिरिकल बैलेड है। निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार गलत है? प्लेटो बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किए हैं, इंद्रिय को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है? क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंद उद्रेक के लिए भाव को उद्वेलित करते, ये चीज गलत है। प्लेटो जो है वो बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार करते, इंद्रिय को नहीं, ये सही है। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है, और लंजाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। क्रोचे जो है वो कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंद उद्वेग के लिए भाव को उद्वेलित करती है, यानी क्रोचे ये कहते हैं कि काव्य सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंद उद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। ये दार्शनिक विचार असंगत है, क्योंकि कथन में सौंदर्य को बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट किया जा रहा है, जबकि क्रोचे सौंदर्य को आंतरिक वस्तु मानते हैं। प्लेटो जो है बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं, इंद्रिय को नहीं। प्लेटो जो है बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं, इंद्रिय को नहीं। अरस्तु जो है ये प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है मानते हैं। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा मानते हैं। क्रोचे कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति, अर्थात सृष्टा कलाकार है सौंदर्य का भागी। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उनमें किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कभी कर्म की, कभी की अंतश्चेतना की, कभी कौशल की। तो जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसमें जो उपेक्षा मिलता है वो किसका मिलता है? कभी की अंतश्चेतना की। कल्पना की, कभी कर्म की, कभी कौशल की, इसका नहीं। अरस्तु के अनुकरण में कभी की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। आइए, रिचर्ड की पुस्तक का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वाच्यार्थ, अभिप्राय, भाव और कला। तो इसमें जो है कला का नहीं है, वाच्यार्थ है, अभिप्राय है, भाव है। ठीक है। और जो है टी.एस. इलियट ने अव्यक्तिकता काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सेक्रेड वुड, ऑब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म और द परफेक्ट क्रिटिक। तो किसमें किया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। टी.एस. इलियट ने अव्यक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में किया है। शेष इलियट की ही रचनाएं हैं। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किसको किया? तो परंपरा और इतिहास बोध को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, ये कहना किसका है? तो जो कल्पना होता है वो मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, ये कहना किसका है? ये कहना है कॉलरिज का। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति, ये कहना कॉलरिज का है। और कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण मानता है, तो ये है क्रोचे। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, ये कहना इलियट का। कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, ये कहना वर्ड्सवर्थ का। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में से कौन सा जो है अस्तर गलत है? विचार, अभिव्यंजना, अंतः संस्कार, अनुसंगिक, आनंद। तो इसमें जो है विचार जो है ये सही नहीं है। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में विचार गलत है। अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, अनुसंगिक, अभिव्यक्ति क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ है। लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? तो कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? विपर्य, बाल्यता, भावाडंबर, वागाडंबर। तो लॉन्जाइनस के अनुसार विपर्य, शैलीगत दोष नहीं। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ मानने वाले तत्व पर विचार किया है, उदात्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ तत्व मानते हैं और प्रतिष्ठित करते हैं। इसकी कृति में काव्य में उदात्त तत्व के बारे में बात की गई है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? लेनिन, कॉर्डवेल, गोर्की, लॉरेंस। लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में
समीक्षक है, जबकि लेनिन, गोर्की, कॉर्डवेल मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। देखिए लॉरेंस जो है ये मार्क्सवादी चिंतन के समीक्षक नहीं है, लेनिन, गोर्की, कॉर्डवेल ये सब है। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प को साम्यवादी विचारधारा मानते हैं। संरचनावाद का जनक कौन है? प्लेटो, अरिस्तु, सास्यूर, लेवी स्ट्रॉस। तो कौन है? सास्यूर। संरचनावाद का जनक सास्यूर को माना जाता है। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तत्वों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। काफ़ी क्वेश्चन आपने कर लिया और कंटिन्यू सीरीज को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।